Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था सर? लास्ट लेक्चर में हमने 105 का जो डिस्पोजल ग्रुप है उसके रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है, वो समझ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉन करंट एसेट देख लिया, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल देख लिया, फिर उसके बाद कोई डिस्पोजल ग्रुप है तो उसको कैसा हम हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करना है वो भी देख लिया। अब थोड़ा बहुत हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के रिलेटेड बात कर लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स गो। लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो गो एंड वॉच माय लास्ट लेक्चर, उसमें अच्छे से मैंने समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिसकंटिन्यूड, सॉरी व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिविजुअल एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। तो वो लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद आके देख लेना। ये आ जाओ, आगे बढ़ते, एक बार रिवाइज कर ले क्या। तो डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है? डिस्पोजल ग्रुप इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा जो है ना एक बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस में नहीं, क्या एक छोटा सा पोर्शन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मैं बेचना चाहता हूं, तो उसको क्या करूंगा, डिस्पोजल ग्रुप में क्लासिफाई करूंगा और वो डिस्पोजल ग्रुप को मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। अब डिस्पोजल ग्रुप में नॉर्मली गुडविल भी इंक्लूड होता है सर, तो गुडविल जब इंक्लूड होगा तो हम कैसा करें सर इसका अकाउंटिंग। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तुम क्या करोगे, सारे जो असेट्स है वो एक इंडिविजुअली एज पर इंडेस, उनके पर्टिकुलर इंडेस के हिसाब से तुम क्लासिफाई कर लो कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए ऑन दी 1 day बिफोर the asset has been classified as held for sale। एक दिन पहले क्लासिफाई करके देख लो कि इंडिविजुअल असेट के हिसाब से क्या वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री तो करंट एसेट है, 105 नहीं रहेगा, बट इंडेस 2 के हिसाब से उसको वैल्यू करेंगे। बट यहाँ पे अगर समझो पीपी है, नॉन करंट एसेट, अब नॉन करंट एसेट तो 105 के अंडर 105 के परव्यू में आता है, तो क्या करोगे सर यहाँ पे इंडेस 16 के हिसाब से पहले तुम क्या करोगे, उसको वैल्यू करेंगे एक दिन पहले, किसका, 105 क्लासिफाई होने से एक दिन पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली तुम क्या करोगे, जो तुमने इंडिविजुअल इंडियस के हिसाब से क्लासिफाई किया था, अब निकालो टोटल डिस्पोजल ग्रुप का वैल्यू। जो भी डिस्पोजल ग्रुप का वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से, ठीक है। जैसा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा विच एवर इज लोअर वुड बी आर हेल्ड फॉर सेल वाला पार्ट। अगर समझो कैरिंग अमाउंट इज मोर एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लेस, देन इन दैट केस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो हेल्ड फॉर सेल में दिखाएंगे, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है कैरिंग अमाउंट और मेरा जो यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोल लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट लॉस में जाएगा, ठीक है सर। इंपेयरमेंट लॉस में जाएगा, बट इंपेयरमेंट लॉस में जब जाएगा ना, वहां पे अपने को देखने वाला चीज है इंडेस 105 सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट असेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो फिर उस केस में what we will do, only we will allocate this impairment to non current assets। तो सिर्फ बाकी के जो असेट्स हैं, बाकी के असेट्स को नहीं करना है, सिर्फ नॉन करंट असेट्स को आइडेंटिफाई करो इन अ डिस्पोजल ग्रुप और उसी के प्रोपोर्शन में, यानी क्या, उसका जो कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में बांट दो, फेयर वैल्यू सॉरी इंपेयरमेंट बांट दो। जैसे इंपेयरमेंट बांट दोगे तो फिर तुम्हारा काम खत्म। समझो सब्सिक्वेंटली एज ऑन 31 मार्च फिर से तुमको रिवैल्यू करना है, तो उस केस में फिर से तुम क्या करोगे, फिर से यहाँ पे अभी जी को नॉन करंट असेट्स जो है वो 105 के परव्यू में आ गया, वो छोड़ो, बट अदरवाइज देन नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स भी होंगे या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, तो तुम क्या करोगे, जो करंट असेट्स है एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको तुम वैल्यू कर लो एज पर पर्टिकुलर इंडेक्स, उनके इंडिविजुअल इंडेक्स के हिसाब से तुम वैल्यू कर लो। जैसा इन्वेंट्री बोला था मैंने, इंडेक्स 2 के हिसाब से करना है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से 109 के हिसाब से करना है। तो एज ऑन 31 मार्च उनका क्या वैल्यू है देख लो, देख लिया सर। उनका जो भी रिडक्शन, इंक्रीज रिडक्शन है वो रिकग्नाइज कर लो, राइट। फिर उसके बाद आता है इंपेयरमेंट वाला पार्ट। समझो मेरा कैरिंग अमाउंट है, टोटल कैरिंग अमाउंट एज ऑन हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई किया था 100 में, और सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है 80 में, सब्सिक्वेंटली ऑन द रिपोर्टिंग डेट 80 हो रहा है, तो यहाँ पे 20 रुपीज का डिफरेंस है। क्या 20 पूरा हम मानेंगे इंपेयरमेंट लॉस? नहीं, 20 पूरा नहीं मानेंगे, पहले इंडिविजुअल एएस के हिसाब से हम क्लासिफाई कर लेंगे कि कितना क्या ये है। इसमें से समझो 15 जो है वो ड्यू टू इंडिविजुअल इंडेस है, जो 5 रुपए है ना, ये 5 रुपए क्या मानेंगे हम, इंपेयरमेंट लॉस मानेंगे और उनके जो कैरिंग अमाउंट है नॉन करंट एसेट के कैरिंग अमाउंट में बांट देंगे। सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें देख के जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके जाना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। होप सो दिस इज क्लियर। और इंडिविजुअल एसेट के तो सिंपल है, इंडिविजुअल एसेट के तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आज हम बात करते हैं किसका, आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। अब होता क्या है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सर? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ये एक डिस्पोजल ग्रुप ही है,
ये क्या है, ये एक डिस्पोजल ग्रुप ही है, बट डिस्पोजल ग्रुप ऑन अ लार्जर स्केल। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरा बिजनेस का एक ग्रुप या फिर एक छोटा सा पार्ट जो है उसका जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज बेचना है मुझे, तो वो मेरा डिस्पोजल ग्रुप हो गया। बट ये लार्जर स्केल में हो रहा है। जैसे समझो मेरा क्लासेस है, ठीक है, मेरे क्लासेस जो है ना, पीपी लिमिटेड के क्लासेस बहुत सारे जगह है, ठीक है, पुणे में है, दिल्ली में है, फिर उसके बाद मुंबई में है, हर जगह चल रहा है। अब क्या हो रहा है, जब पीपी लिमिटेड का जो है, पीपी लिमिटेड का डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में है, स्टक हो रहा है। ओके, पीपी लिमिटेड का जो क्लासेस है ये पुणे में भी है, समझो ये मुंबई में भी है, फिर दिल्ली, फिर आगे चेन्नई, हर जगह पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे टोटल बिजनेस हर जगह स्प्रेड है, ठीक है, हर जगह है, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में है। तो अब क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो चेन्नई का जो है ना, ये नहीं चल रहा है बिल्कुल, ये हटा दो, ये ब्रांच ही पूरा का पूरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो क्लासेस चल रहे हैं ना, सीए के, सीएस के, सीएमए के, सारे जो क्लासेस है ना उसको बंद करवाओ। तो फिर मेरा एक जोग्राफिकल एरिया का पूरा सेगमेंट पूरा बंद हो रहा है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब यानी क्या है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, यानी क्या, डिसकंटिन्यू हो चुका है, यहाँ पे कोई रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटीज हो रहा ही नहीं है। दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ऑपरेशंस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, यानी क्या, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज कुछ भी नहीं हो रहा है। सर ठीक है, डिसकंटिन्यू हो गए, तुम असेट्स बेच रहे हो, ठीक है, असेट्स बेच दो ना, इसका अकाउंटिंग कैसा होगा, सेम हमने जो डिस्पोजल ग्रुप किया है ना, सिमिलर वे में यहाँ पे अकाउंटिंग होगा। जो डिस्पोजल ग्रुप का हम अकाउंटिंग किए, जैसे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल असेट्स के पहले वैल्यू निकाल लेंगे बिफोर क्लासिफाइंग इट एज अ हेल्ड फॉर सेल, फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कंपेयर्ड इट विद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो भी लोअर है वो लोअर के वैल्यू में हम हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे, ठीक है। यस, सेम है, बट यहाँ पे डिस्पोजल ग्रुप का एक लार्जर वर्जन इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जहां पे पूरा का पूरा सेगमेंट ही हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। या फिर समझो एक पूरा सब्सिडरी है मेरा, वो सब्सिडरी को मैं सेल ऑफ कर रहा हूँ। समझो मेरा पीपी लिमिटेड का एक सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी का जो है ना पूरा का पूरा सेल ऑफ कर रहा हूँ, या फिर मेरा मेजर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को सेल ऑफ कर रहा हूँ। यानी सर नहीं समझा, समझो मेरा पास पीपी लिमिटेड है, ये पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड का पास यहाँ पे एक तो क्लासेस तो है ही है, सेकंड है इसका मार्केटिंग, मार्केटिंग से भी पैसा कमाता है, फिर थर्ड है इसका फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है, यानी क्या, ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ये म्यूचुअल फंड सही है, वो म्यूचुअल फंड सही है, वैसा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, ये चल ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट दैट गुड। तो इसको क्या करना है, हमें इसको डिसकंटिन्यू करना है, यानी क्या, इसको क्लोज करना है। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो मैंने क्या बोला, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के केसेस में कोई भी रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। अगर समझो सर मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट डिसकंटिन्यू करने से पहले मैं पूरा ऑर्डर्स अपने जो है ना, या फिर जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, वो सर्विसेज का थ्रू मुझे पैसा मिल रहा है, डिसकंटिन्यू तो करना चाहता हूँ, ठीक है, बट जब जो जो क्लाइंट्स है मेरा, उनका पहले जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट करके फिर डिसकंटिन्यू करूंगा। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि तुम जो क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने में तुम्हें पैसा मिलेगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू अर्निंग, तो उस केस में हम नहीं बोल सकते इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो एक छोटा सा डेफिनेशन दिखा देता हूँ, आ जाओ, विच विल गिव यू अ मोर क्लैरिटी, और उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है अपने पास। तो आते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की यहाँ पे। तो इंड AS 105 डिफाइंस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है ऑफ एन एंटिटी दैट ईदर हैज बीन डिस्पोज्ड, यानी डिस्पोज हो गया है, और इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। क्या क्या है इसमें, क्या क्या इंक्लूडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या क्या इंक्लूडेड है, रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब मेजर लाइन ऑफ बिजनेस की एग्जांपल अगर दे दो, ये वाला जो है मेरा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस था, और ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को मुझे डिसकंटिन्यू करना है, मुझे निकाल देना अपने बिजनेस से। क्यों, क्योंकि लॉस होता रहेगा, या फिर कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगता होगा। अब मेरा डिग्रेड मत करो, पीपी लिमिटेड बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन
फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं चल रहा है, चलो ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं चल रहा होगा, तो उस केस में यहाँ पे जो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टेट वाइज लिया, यहाँ पे स्टेट क्या यानी दिल्ली, फिर हुआ मुंबई, फिर उसके बाद पुणे, स्टेट वाइज नहीं सॉरी सिटी वाइज, ठीक है। जब सिटी वाइज ले रहा हूं तो एक सिटी का पूरा मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। अब मेरे लिए क्लासेस के लिए जो है ना, एक सिटी में बहुत बड़ा चीज होता है, अभी एमएनसी के लिए कंट्री होता है, बट मेरे क्लासेस के लिए एक सिटी जो है ना बहुत बड़ा बेस होता है, राइट। जैसे पुणे में बहुत बड़ा बेस है, जैसे मुंबई में बड़ा बेस है, राइट। तो उस पर्टिकुलर चीज को डिसकंटिन्यू करना इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। या फिर देखो, इज अ पार्ट ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज ऑफ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिजनेस, या सब्सिडरी को जो एक्सक्लूसिवली एक्वायर किया था रीसेल करने के लिए, उसको भी अगर डिसकंटिन्यू कर रहा हो तो फिर वो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो इसका अकाउंटिंग कैसा होगा सर? अकाउंटिंग हमने जैसा डिस्पोजल ग्रुप का पढ़ा था वैसा का वैसा सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चीज नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है अकाउंटिंग के रिलेटेड। चलो अब यहाँ पे कंपोनेंट के रिलेटेड पढ़ते हैं। अब तुमने तो यहाँ पे देखा ना कि कहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी बोल रहे हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन यानी क्या? इट इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या है? इफ एन एंटिटी compromises operation and the cash flow that can be clearly distinguished operationally or for financial reporting purpose from the rest of the entity. In other words, a component of the entity will be cash generating unit or a group of cash generating unit while being held for use. यानी क्या सर? नहीं समझा, फिर से समझाता हूँ। कंपोनेंट यानी क्या? कंपोनेंट यानी ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई बोल रहा हूँ, ऐसा कोई ऑपरेशन जहां पे मेरा टोटल एंटिटी में उस पर्टिकुलर चीज का मैं सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर एंटिटी से या ये पर्टिकुलर कंपोनेंट से मुझे कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे मेरे पास तीन बिजनेस फाइनेंशियल कंपनीज थे, मतलब तीन लाइन ऑफ बिजनेस थे। एक क्लासेस का, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लासेस का मुझे कैसा मिलेगा? क्लासेस का मुझे फीस मिलेगा, अल्टीमेटली दिस वुड बी कंसिडर्ड एज फीस, इसको सेपरेटली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मार्केटिंग के लिए मुझे कमीशन मिलेगा, बरोबर। और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मैं भी क्या करता हूं? प्रोफेशनल फीस चार्ज करता हूं, या फिर समझो प्रोफेशनल फीस नहीं, यहां पे कमीशन चार्ज करता हूं इनको, और तीनों का सेपरेट है। सो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से मुझे कमीशन मिलने वाला है और इतना मिल रहा है करके मैं बाइफरकेट कर सकता हूं, उसको कंपोनेंट बोलते हैं। और अगर वही कंपोनेंट को मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं और डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, तो फिर उस केस में उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आ जाओ इसका एग्जांपल्स देख ले, क्या एग्जांपल्स देख लेते, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। देखो ये वाला एग्जांपल है, इफ यू वांट यू कैन पॉज मी एंड रीड। देखो, कंपनी XYZ has 5 different operating segments, one of which is solely produces consumer goods. तो यहाँ पे जो कंपनी XYZ है इसके पास 5 different operating segments है, एक उसमें से कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। ऑल ऑफ दोस कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर सिचुएटेड इन सेंट्रल यूरोप, ठीक है। XYZ also has other operation in Central Europe for other segments as well. In 1st April X1, XYZ disposes of its consumer goods segment which meets the definition of component of business and represents a separate major line of business. तो यहाँ पे इसके 5 सेगमेंट है, 5 डिफरेंट सेगमेंट्स है, इसमें से वन ऑफ द सेगमेंट क्या है? कंज्यूमर गुड्स। वन ऑफ द सेगमेंट इज नथिंग बट कंज्यूमर गुड्स, और ये कंज्यूमर गुड्स को डिसकंटिन्यू करना चाहता है। तो फिर क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आएगा कि नहीं? बिल्कुल भी आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेसेस, राइट। तो फिर उस केस में यहाँ पे क्या मानेंगे? इट इज विल बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एग्जाम्पल नंबर 20 देख लो, सिंपल है। A group has announced that it is closing an engineering contract segment. Okay. Although no new contracts are being undertaken. तो फिर एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? अनाउंस कर रहा है कि उनका जो है ना, एक बार क्लोजिंग हो गया इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का, फर्दर उन लोग कुछ लेंगे नहीं, ठीक है। Although no new contracts, कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे, all the existing contracts will be completed and the business will run down accordingly. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले जो कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट है वो क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसका जो है मैं काम करके तो देना पड़ेगा, उसका काम कंप्लीट करूंगा। जैसे जैसे उसका काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे मेरा बिजनेस जो है ना वो डिसकंटिन्यू होता जाएगा। समझो 5 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 4 प्रोजेक्ट बचे रहे, नो न्यू प्रोजेक्ट्स वुड बी एक्सेप्टेड, राइट। तो वैसे वैसे मेरा बिजनेस कम होता जाएगा। इन दिस सिचुएशन द ऑपरेशन विल हैव टू सीज टू बी यूज्ड when contracting activity has been completed. Okay.
that is at the end of the last contract. In the period year during which existing contracts are completed, मतलब existing contracts जब complete कर रहे हैं, the group is continuing to carry out the revenue earning activities. जो revenue earning activities है वो तो चालू है, right? That the activity is being wound up and so it does not qualify as discontinued operation. अब यहाँ पे does not qualify discontinued operation क्यों बोल रहा है? क्यों? क्योंकि discontinued operation is nothing but wherein हम पूरे assets and liabilities को dispose off कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हमारा कोई भी revenue earning नहीं हो रहा है. अगर revenue earning हो रहा है तो उसको discontinued operation नहीं मान सकते. तो फिर यहाँ पे since it is revenue earning, it won't be considered as discontinued operation. सिंपल है, पहले ही बोला ना मैंने समझाते समय. ठीक है, तो आ जाओ एग्जांपल देखते हैं एक और, ये वाला 21. A company carried out merchandise wholesaling business that is operated from several leasehold premises throughout the country. The business has been closed, all the stocks have been disposed of and the employees जो भी ना वो redundant हो गए before the end of the 3 months into the next financial year. At that time some debtors remain to be collected and the cost will continue to be incurred in respect of vacated premises until the leases are disposed of. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि उन्होंने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उनका जो यहाँ पे क्या है लीजहोल्ड प्रीमाइसेस चल रहा है, तो फिर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का कॉस्ट आता रहेगा और डेटर्स जो पहले बेचा था उसका रिकवरी रहेगा. तो इस केस में इन दिस केस द फॉर्मर एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंडाइज होलसेलिंग हैज सीज्ड, मतलब जो मेन एक्टिविटी है उसका बंद हो गया है. द आउटस्टैंडिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्टिविटीज. कोई चीज कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, इन द सेंस होलसेल एक्टिविटीज बंद हो गया, राइट, एंड कॉन्सिक्वेंटली द ऑपरेशन हैज बीन डिसकंटिन्यूड. देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी, फटाफट देख लो एक बार. इसका 3 सेगमेंट है. XYZ कंपनी हैज 1 बिजनेस सेगमेंट एंड इट ऑपरेट्स इन यूके एंड द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. 3 जगह पे है. ईच ऑफ दिस ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स अ कंपोनेंट ऑफ XYZ एंड अ मेजर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल यूएस ऑपरेशन व्हिच मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर. द यूएस ऑपरेशन विल बी डिस्क्लोज्ड in XYZ's financial statement as discontinued operation. क्यों सर यूएस ऑपरेशन क्यों करेंगे? क्योंकि यूएस का जो है ना ये मेजर ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है और यहाँ पे मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो फिर उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यह है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. सिंपल है. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन ज्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल है, आराम से तुम कर सकते हो. होप सो दिस इज क्लियर. तो क्या है सर, क्या क्या देखना है? जब भी तुम देख रहे हो कोई भी असेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और उधर मल्टीपल असेट्स इन्वॉल्व है, तो पहले तो ये देख लो कि मल्टीपल असेट्स इन्वॉल्व है तो वो डिस्पोजल ग्रुप रहेगा. तो डिस्पोजल ग्रुप और मेरा जो है ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है आ सकता है ना दिमाग में. डिस्पोजल देखो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल, राइट. डिस्पोजल ग्रुप भी वही है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वही है. तो फिर यहाँ पे डिफरेंस कैसा जाने सर हम? तो यहाँ पे डिस्पोजल ग्रुप इज नथिंग बट एक छोटा सा पार्ट है. यानी क्या? इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग जहां पे ग्रुप ऑफ असेट्स को लायबिलिटीज को बेच रहे हैं. बट जब डिस्पोजल ग्रुप लार्जर स्केल में हो रहा है कि मेरा पूरा सेगमेंट ही बंद हो रहा है या फिर मेरा ज्योग्राफिकल एरिया ही बंद हो रहा है या फिर मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस बंद हो रहा है, तो उस केस में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोल सकता है. समझ गया? यानी सर नहीं समझा, आज मैं बताता हूं. जैसे यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड का जो है ना यहाँ पे क्लासेस चलता है. क्लासेस इज द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका ये मेजर प्रोडक्ट है. ठीक है जी, ओके सर. अब यहाँ पे हो क्या रहा है सर? यहाँ पे हो रहा है पीपी लिमिटेड ने विद इन दी सिटी, यानी पीपी लिमिटेड ने पुणे में क्लासेस चालू किया है और पुणे में ही 3-4 जगह में उसका सैटेलाइट क्लासेस भी लगाया है. पता है ना सैटेलाइट क्लासेस? सैटेलाइट क्लासेस जहां पे लोग जाते हैं, बैठते हैं और प्रोजेक्टर में देखते हैं क्लासेस, तो सैटेलाइट क्लासेस लगाया है. समझो 3-4 जगह, 1 2 3 4. ठीक है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है सर? पीपी लिमिटेड जो पुणे में क्लासेस चालू किया था, पुणे इज द मेजर ज्योग्राफिकल एरिया वेर इन ही हैज स्टार्टेड द क्लासेस. उसका 1 2 और 3 जगह 4 जगह में ब्रांचेस है, छोटे छोटे ब्रांचेस. अब उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है सर 4th वाला जो है ना ये नहीं चल रहा है, यानी कि यहाँ पे मेजर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे जो है ना सीए करने वाले या सीएस करने वाले, सीएमए करने वाले बहुत ही कम क्राउड है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चल रहा है. तो वो क्या सोच रहा है, ये वाला जो बिजनेस है ना, इसको ये वाला जो छोटा सा ब्रांच है या फिर बोलूं छोटा सा रूम है, इसको बेच दे, इसको सेल ऑफ कर दे. तो बताओ ये क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा? नहीं सर. क्यों नहीं? यहाँ पे मेजर लाइन ऑफ बिजनेस इज, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया बोल सकता हूँ, पुणे है मेरा, राइट. मेजर
पुणे में ही मेरा अदर 3 सेंटर, बाकी के 3 सेंटर तो चल रहे हैं ना यार, जो 4th सेंटर है उसको बंद करना पड़ रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्पोजल ग्रुप। इसको क्या बोल सकता हूं, डिस्पोजल ग्रुप। वही देखो, वही अगर तुम यहां पे कंसिडर करोगे कि पुणे पे ही डिसकंटिन्यू हो रहा है, पुणे को ही सेल ऑफ कर रहा है, तो उस केस में अगर पुणे को ही सेल ऑफ कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्पोजल ग्रुप एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। होप सो यू गॉट इट, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सब्सक्राइब करके फिर क्लास देखना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया था, वही है मेरा जो बिजनेस सेगमेंट वाला है जो ना, और यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वही वाला एग्जांपल है, ठीक है। आ जाओ उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आराम से अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेंगे। हमको चाहे तो जो लेक्चर है उसको पॉज कर लो और रीड कर लो अच्छे से क्वेश्चन, फिर उसके बाद तुम्हारा आंसर डिटरमाइन कर लो। एक बार आंसर डिटरमाइन हो जाता है, मेरे आंसर से मैच कर लो। सो जो थिंकिंग है ना बिटवीन बोथ ऑफ अस, तुम्हारा जो है अभी तुमने कंसेप्ट समझा है, मुझे कंसेप्ट पता है तो मुझे आंसर भी पता होगा। तुमने अभी अभी कंसेप्ट समझा है तो कंसेप्ट समझने के बाद आंसर कैसा फॉर्म होना चाहिए या किस तरीके से सोचना चाहिए वो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पॉज करके एक बार रीड करना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें समझ में आएगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, आइडेंटिफाई वेदर each of the following scenarios give rise to the discontinued operation or classification as held for sale। तो हमें बताना है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्ड फॉर सेल है या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। एक बार तुम्हें ना क्या करता हूं मैं, एक बार कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है सर। हेल्ड फॉर सेल क्या होता है सर, हेल्ड फॉर सेल इज नथिंग बट जहां पे हमारे जो असेट्स को है ना वो हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करते हैं। क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि वो जो है ना बिजनेस में यूज करने से बेटर है, उसका वैल्यू अच्छे से डिटरमाइन होगा व्हेन आई सेल इट ऑफ। तो तब जाके मैं बोलता हूं कि हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर दूंगा। कब करेंगे और कैसे करेंगे वो एक बात अलग है, मतलब कब करेंगे इन द सेंस जब मोर वैल्यू मिलेगा फ्रॉम द सेलिंग प्राइस तो मैं उसको हेल्ड फॉर सेल में करेंगे। मतलब कौन से वैल्यू में करेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यहाँ पे सिर्फ हमें क्लासिफिकेशन बताना है। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ जाते हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन यानी क्या, व्हेन इट इज अ डिस्पोजल ग्रुप, और डिस्पोजल ग्रुप रहेगा और मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, बिजनेस सेगमेंट है या सब्सिडरी है, उसको डिसकंटिन्यू कर रहा हो तो फिर उस केस में ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आएगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या दोनों है, क्या ये हेल्ड फॉर सेल है या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, सब कुछ बताना है। तो आ जाओ देखते हैं। M&O Limited disposes of its component of entity by selling the underlying asset. Okay, the sales transaction is incomplete at the reporting date. अच्छा, यहाँ पे M&O जो है ना एक कंपोनेंट को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। जब कंपोनेंट बोले तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए, तुम्हें अच्छे से याद आना चाहिए सर ये क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, राइट। ये क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, ठीक है सर, डिसकंटिन्यूड है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे कि सेल ट्रांजेक्शन जो है ना वो इनकम्प्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट है। तो इनकम्प्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट यानी क्या, अगर डिस्पोज ऑफ डिसकंटिन्यू करना है तो हेल्ड फॉर सेल भी करेंगे, बरोबर है। जब हेल्ड फॉर सेल करेंगे तो मेरा बैलेंस शीट में दिखता रहेगा, राइट। तो अभी तक तो सेल कंप्लीट नहीं हुआ है और ये जो है इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग है, तो फिर ये हेल्ड फॉर सेल भी है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी है। क्यों सर, क्योंकि वो जो है ना डिस्पोज ऑफ कर रहा है कंपोनेंट को। तो देखो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज वेल एंड एसेट हेल्ड फॉर सेल एज वेल, दोनों भी। अच्छा देखो, PQR has ceased activities that meet the definition of discontinued operation without selling any assets। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यू करा विदाउट सेलिंग एनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो अब यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यू करना सिर्फ इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो सेल ही नहीं कर रहा है अपने एसेट्स को, बट वो सीज कर दिया एक्टिविटीज को, वो काम कर ही नहीं रहा है, बंद कर दिया। तो फिर उस केस में दिस वुड बी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बट नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो अगर देखोगे तो दिस वुड बी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बट नॉट हेल्ड फॉर सेल। ओके, देन STU ceases activities and has already completed the sale of underlying asset at the reporting date। तो STU जो है ना डिसकंटिन्यू मतलब सीज कर दिया एक्टिविटीज को और असेट्स को भी बेच दिया। तो असेट्स को अगर बेच दिया होगा तो हेल्ड फॉर सेल से जब क्यों कब हट जाएगा, जब सेल कर देगा तब हेल्ड फॉर सेल से हट जाएगा। तो ये असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है एट द रिपोर्टिंग डेट। सेकंड थिंग, ये सीज कर दिया एक्टिविटीज को, तो सीज कर दिया तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है बट हेल्ड फॉर सेल नहीं है। तो यहाँ पे देखो दिस वुड बी कंसिडर्ड ऑपरेशन बट नॉट हेल्ड फॉर सेल। क्यों सर यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल, अरे यार असेट्स ऑलरेडी बेच दिया। हम हेल्ड फॉर सेल कब दिखाते हैं, हमें बेचना है तब जाके हम दिखाते हैं असेट हेल्ड फॉर सेल। बट यहाँ पे असेट्स बेच दिया तो असेट हेल्ड फॉर सेल कहाँ पे रखोगे, राइट।
लास्ट वाला देख लो, VWX will sell or has sold the asset that are within the scope of Ind AS 105 but this does not discontinue any operation. ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुम तो बताना चाहिए क्या है यहाँ पे, डिसकंटिन्यू तो नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है, बट असेट्स को सेल कर रहा है तो ये हेल्ड फॉर सेल रहेगा. ठीक है, देखो सिंपल, राइट. होप सो दिस इज क्लियर. अगर क्लियर है तो हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे. दिस इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन ही है. इफ यू वांट यू कैन रीड द क्वेश्चन. आ जाओ रीड करें. चलो. सन लिमिटेड इज अ रिटेलर ऑफ टेक अवे फूड लाइक बर्गर एंड पिज्जा. बर्गर एंड पिज्जा का क्या है यहाँ पे रिटेल आउटलेट है. इट डिसाइड्स टू सेल वन ऑफ इट्स आउटलेट लोकेटेड इन चांदनी चौक इन दिल्ली. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आउटलेट को बेचना चाहता है, ये एक आउटलेट को बेचना चाहता है जो चांदनी चौक पे है. द कंपनी विल कंटिन्यू टू रन 200 अदर आउटलेट्स इन न्यू दिल्ली. अच्छा, ये पढ़ के तो तुम्हें बोलना चाहिए यार, अभी तुम्हें बोलना चाहिए कि क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या डिस्पोजल ग्रुप है. सिर्फ इतना पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या ये डिस्पोजल ग्रुप है या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है. क्या यहाँ पे मेजर ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी को सेल ऑफ कर रहे हैं, या फिर कोई सब्सिडरी को बेच रहा है क्या? नहीं सर. अच्छा चलो फिर से एक बार अच्छे से क्लियरली. ठीक है, पहले चीज, क्या ये कोई मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस बेच रहा है क्या? नहीं सर. ये तो एक छोटा सा आउटलेट बेच रहा है ना, मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं. क्या ये मेजर ज्योग्राफिकल एरिया को बेच रहा है या डिसकंटिन्यू कर रहा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा न्यू दिल्ली ही बेच देता हूँ, न्यू दिल्ली को बेचना नहीं, आउटलेट जो ये है मेरा जो बर्गर एंड पिज्जास का आउटलेट है ना, उसको डिसकंटिन्यू करना, तो दिल्ली में ही डिसकंटिन्यू करता हूं तो फिर उस केस में मेजर ज्योग्राफिकल एरिया बोल सकता हूं. बट यहाँ पे छोटा सा चांदनी चौक में जो है ना, एक आउटलेट को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. तो ये तो पढ़ के तुम्हें बताना चाहिए कि सर ये डिस्पोजल ग्रुप है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ. चलो. ऑल क्राइटेरिया मेंशन्ड इन इंड AS 105 एज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज हेल्ड फॉर सेल वर मेट ऑन 1 अक्टूबर X1. द आउटलेट विल बी सोल्ड इन X2. अच्छा, तो बाकी के जो कंडीशन है हेल्ड फॉर सेल वो पूरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. मैनेजमेंट बिलीव्स दैट आउटलेट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड वांट्स टू प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ आउटलेट एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. अरे पागल हो गए ये लोग. मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है कि एक जो आउटलेट है, एक आउटलेट की वजह से हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ही दिखाएंगे. तुम्हें एक बार प्रेजेंटेशन बता दूं क्या? देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कैसे दिखता है, ये देखो. ये प्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हम क्या करते हैं, जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई कर देते हैं ना, तो तुरंत हम कंटिन्यूइंग बिजनेस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये दोनों देखते हैं, राइट. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हम प्रॉफिट अलग से मेजर करते हैं, यानी कि प्रॉफिट अलग रिपोर्ट करते हैं डिसकंटिन्यूड से अलग. जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिखा रहा है और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रेवेन्यू वगैरह सब कुछ दिख रहा है. फिर उसके बाद आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का यहाँ पे पूरा आ जाएगा, राइट. अब ये प्रेजेंटेशन ही अलग हो गया ना. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हम वो चीज करेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा चीज है, एक छोटा सा आउटलेट का थोड़ी करेंगे, राइट. अभी जो बर्गर वाला जो है, कौन है वो? मैकडी. अब मैकडी जो है हर जगह में उसका एक ना एक आउटलेट रहता ही है. अब ये आउटलेट में एक जो है ना वो बंद हो गया, तो क्या वो एक जो एरिया में एक बड़ा सा, वो पुणे में एक छोटा सा जगह में एक छोटा सा आउटलेट है, उसको बंद करने में वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का सेपरेटली डिस्क्लोजर बनाएगा क्या? तुम सोचो यार. तो नहीं बनाएगा. दिस वुड बी कंसिडर्ड डिस्पोजल ग्रुप. तो देखो, the Chandni Chowk outlet is disposal group. It is not a discontinued operation as it is only one outlet. It is not a major line of business or geographical area nor subsidiary acquired with the view to resell. Hope so this is very clear. तुम्हें वो जो बाइफर्केशन है ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और डिस्पोजल ग्रुप का, वो समझ में आया है. समझ रहे हो? यहाँ पे एक लार्जर स्केल में बहुत ही बड़ा चीज हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर उस केस में वी कैन से दैट दिस इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. अदरवाइज तुम क्या सोचोगे? अदरवाइज जो भी रहेगा वो डिस्पोजल ग्रुप रहेगा ना यार. छोटा सा चीज है तो उसके लिए ज्यादा क्यों करना है, बरोबर है. तो तुम्हें प्रेजेंटेशन भी साथ साथ में बता दिया मैंने कि डिस्पोजल ग्रुप का प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटेशन कैसा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो भी आएगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो गया ना. डिसकंटिन्यू हो गया तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा, डेटर्स से रियलाइजेशन आएगा और क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा. अगर समझो कुछ अपना ड्यूज है वो भी पेमेंट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूड का ऑपरेशंस जो भी रहेगा वो सेपरेटली ही प्रेजेंट करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं कर सकते. प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेटली यहाँ पे दिखाएंगे, विच वुड बी नॉर्मल थिंग. अगर तुम प्रेजेंटेशन देखो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू क्या क्या है, ओनर ऑफ द पेरेंट,
profit for the period from continuing operation, profit for the period from discontinuing operation, profit for the period attributed to the owners of parent, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऐसा पूरा चीजें आएगा विच इज अ डिफरेंट सेपरेट थिंग। तो फिर उस केस में इसको सेपरेट ही रखो, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया डिसकंटिन्यूड एंड डिस्पोजल ग्रुप का। एसेट हेल्ड फॉर सेल तो वो सेपरेट ही है, वो इंडिविजुअल है। तो तीन कंसेप्ट है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल एसेट, दूसरा डिस्पोजल ग्रुप, और थर्ड जो है ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है जी, यस सर। अच्छा चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच इज अ डिस्क्लोजर रिलेटेड क्वेश्चन। नहीं समझो सर, डिस्क्लोजर रिलेटेड मतलब, डिस्क्लोजर रिलेटेड मतलब यहाँ पे जो डिस्क्लोजर में एक नोट देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, पता है तुम्हें? हाँ सर पता है। नोट्स टू अकाउंट जो है ना, उसमें एक डिस्क्लोजर देंगे। अगर समझो मेरा असेट हेल्ड फॉर सेल है, तो उस केस में कैसा उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, वो देखते हैं इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लोता क्वेश्चन है, तुम्हें देख के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। इंपॉर्टेंट है, एलडीआर कर लो। कब आया था सर? आरटीपी में 24 में। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ यू वांट टू रीड द क्वेश्चन यू कैन रीड। इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस फॉर्म करना है। कैसे सेंटेंस है? अभी कोई भी असेट को मुझे क्या करना है, हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करना है। तो हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एसेट समझ लो। चलो इंडिविजुअल एसेट को पकड़ता हूं मैं। अब इंडिविजुअल एसेट है तो उस केस में कैसा करूंगा, पहले उसका पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से, जैसे पीपी है, पीपी को 16 के हिसाब से मैं मेजर कर लूंगा, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करके, ठीक है। वो चार्ज करने के बाद अब आता है नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में क्या करूंगा, मुझे कैरिंग अमाउंट मिल गया एज पर इंडिया 16। अब देखूंगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, राइट। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देख लिया और इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ये कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस है वो क्या रहेगा, इंपेयरमेंट लॉस रहेगा। अगर मेरा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन माय रिकवरेबल अमाउंट, राइट, उसको वो इंपेयरमेंट लॉस को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा इनटू पीएनएल। अगर समझो इन फ्यूचर अगर इंक्रीज आता है, इंक्रीज इन द सेंस मेरा जो हेल्ड फॉर सेल असेट है वो असेट में अगर इंक्रीज आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो जो रिवर्सल हमने सॉरी इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉग्नाइज किया था उसको रिवर्स कर देंगे, ओनली अप टू कितना हमने रिकॉग्नाइज किया था उतना ही, बरोबर, ठीक है सर। फिर उसके बाद अगर समझो एक साल के बाद अगर चेंज हो जाता है प्लान, या फिर समझो सेल करने का प्लान नहीं है, या फिर हमारा जो कंडीशन है वो मीट हो गया, तो फिर उस केस में प्लान चेंज करके हम हेल्ड फॉर सेल से हम नॉर्मल लेके आते हैं। जब नॉर्मल में लेके आते हैं तो फिर उस केस में हम अगर इंडियस 105 में अगर क्लासिफाई नहीं करते असेट्स को, तो उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो देखते हैं। वो देखने के बाद फिर उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखेंगे, विच एवर इज लोअर में हम रिक्लासिफाई कर देंगे। ये पूरा प्रोसीजर है, राइट। तो वही है यहाँ पे एक पूरा एक सिचुएशन दिया है, ये सिचुएशन के बेसिस में अपने को नोट्स में बताना है कि कैसा करना है पूरा। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज तुम्हें बुक्स में लिख के आना है बस एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ आराम से देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं, हो जाएगा। सीके लिमिटेड prepares the financial statement under Ind AS for the quarter and the year ended 30th June X1. During the 3 months ended 30th June X1, the following events occurred. अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है एज पर Ind AS, क्वार्टर के लिए बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड एंड द ईयर एंडेड 30th जून। ओके, क्वार्टर के लिए भी और ईयर एंडेड के लिए भी ड्यूरिंग 3 months ये इवेंट्स हुआ है। On 1st April X1, the company has decided to sell one of its division as going concern. क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेल करने बोल रहा है, वन ऑफ हिज डिवीजन एज अ गोइंग कंसर्न फॉलोइंग अ रीसेंट चेंजेस इन द ज्योग्राफिकल फोकस। उनका ज्योग्राफिकल फोकस में चेंज है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेल करने की कोशिश कर रहा है। द प्रपोज सेल वुड इन्वॉल्व द बायर एक्वायरिंग द नॉन मॉनेटरी एसेट ऑफ द डिवीजन with the company collecting any outstanding trade receivable relating to division and settling any non current asset, ठीक है, current liability, settling the current liability मतलब liability होगा तो उसको भी settle कर देंगे। On 1st April X1 the carrying amount of the asset of the division were as follows: purchase goodwill इतना है, plant and machinery इतना है, and inventories इतना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज ध्यान दोगे ना, तो प्रपोज्ड सेल बोल रहे हैं वुड इन्वॉल्व जो बायर है, यानी क्या यहाँ पे कोई भी बिजनेस एक्विजिशन वाला भी केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि परचेज गुडविल का नाम आया है, बिजनेस एक्विजिशन का केस भी हो सकता है। ओके, From 1st April X1, the company has started to actively market the division and has received number of inquiries. यानी बहुत सारे serious inquiries आ गए। On 1st April X1, the director estimated that they would receive 32 lakhs from the sale of the division. Since 1st April X1, market condition has improved, and as on 1st August, the company received and accepted a firm offer to purchase the division at 33 lakhs. तो 33 lakhs में यहाँ पे उनको bid आया था और वो bid हम लोगों ने accept कर लिया। ठीक है सर, एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे क्या होगा, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 30th September X1
and 33 lakhs can be assumed to be reasonable estimate of the value of the division as on 30th June X1. तो सेल 30th सितंबर तक हो सकता है और उसके बाद 33 लाख जो है ना वो रीजनेबल एस्टिमेट है. ओके सर. ड्यूरिंग द पीरियड 1st April to 30th June इन्वेंट्रीज ऑफ डिवीजन कॉस्टिंग 8 लाख वाज सोल्ड फॉर 12 lakhs. तो 8 लाख का जो है ना वो 12 lakhs का सोल्ड किया था. At 30th June X1 the cost of total inventories of the division is 9 lakh. All of these inventories have been estimated net realizable value that is in excess of their cost. Suggest how the proposed sale of division will be reported in interim financial statement for the quarter ended 30th June X1 giving the relevant explanation. अब यहाँ पे जो है ना this can come up with Ind AS 34 as well. यानी क्या तुम्हें दोनों क्लब कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों क्लब है Ind AS 34 and Ind AS 105. कैसा सर? Ind AS 34 जो है ना interim फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है Ind AS 34 के हिसाब से बनाते हैं. 105 मेरा हेल्ड फॉर सेल है. तो यहाँ पे कैसा रिपोर्ट करना चाहिए वो देख लो एक बार. अच्छा क्वेश्चन है. देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, यही होता है. नहीं समझे सर कैसा? जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है ना, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है, जैसे तुमने इंडिविजुअल असेट हेल्ड फॉर सेल देख लिया, उसमें क्या करना होता है, उसमें जो प्रोसेस है दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, जो है ना वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, वो प्रोसेस समझ लोगे और वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बाकी का जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा. बरोबर है. बट ये क्वेश्चन जो है ना दिस इज समथिंग न्यू. बरोबर. ये डिस्क्लोजर रिलेटेड है, इसको अपने को सेपरेटली प्रेजेंट करना है. तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये सेपरेट अदर देन क्वेश्चन, मतलब ये एक यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो इसको क्या करना चाहिए तुम्हें, इसको एक बार अच्छे से करना चाहिए, यानी रीड वगैरह जो भी है वो करना चाहिए. और चाहो अगर तुम्हें चाहे तो फिर तुम एक बार लिख के भी देख लो. एक बार लिखोगे तो काफी है. क्यों? क्योंकि तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा लिखना है. राइट. क्योंकि पूरा का पूरा थियरी बेस्ड है, कुछ नहीं जो क्वेश्चन में दिया है उसी को अपने को नीचे रिप्रेजेंट करना है. बरोबर है. तो सिमिलरली उसके लिए मैं बोलता हूं कि जब भी नया क्वेश्चन आता है मार्क करके रखो, और उसको एलडीआर मार्क करो या स्टार मार्क करो, कुछ भी मार्क करो, बट मार्क करके रखो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते रहते हैं. नो डाउट सीए स्टूडेंट, हर एक सीए स्टूडेंट पढ़ाई तो करता ही करता है, बट पढ़ाई करते करते उन लोग क्या करते हैं, उन लोग मार्क नहीं करते हैं. यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आता है. ऐसा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो तुम्हें रिकॉल नहीं हो रहा है कंसेप्ट. बरोबर. तो यहाँ पे ऐसा चीज है जो ये डिस्क्लोजर वाला पार्ट है ये रिकॉल नहीं होगा. जैसा हमने वो इंडिविजुअल असेट डिस्पोजल ग्रुप देखा था वैसा रिकॉल नहीं होगा. तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको मार्क करके रखना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर तुम मार्क नहीं करोगे तो फिर जो 1.5 डे मिलता है ना तुम्हें, अभी एफआर के केस में ठीक है, एफआर के केस में तुम्हें क्या है, तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिलता है 5 दिन का, तुम पूरा बुक सॉल्व करके जाओगे, ये मानता हूं मैं. बट तुम्हें क्या करना चाहिए, वो उस टाइम उस पीरियड में भी तुम्हें क्या करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर. कौन से इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें रिकॉल नहीं होता है. अब यहाँ पे जो भी ऐसा कोई चीज है जो रिकॉल नहीं हो रहा, जो रिकॉल करके उसको रिवाइज करके क्या फायदा, एग्जाम में अगर नहीं आएगा तो वो आएगा तो वैसे भी लिखोगे. क्यों? क्योंकि मैं रिकॉल हो रहा है. बट ये वाला जो चीज है जो रिकॉल नहीं हो रहा है उसको मार्क करके रखना चाहिए. तो ध्यान रखना. तो ये वाला चीज को क्वेश्चन को मार्क करके रखना. चलो डिस्क्लोजर कैसे देना है देखते हैं. द डिसीजन टू ऑफर द डिवीजन फॉर सेल ऑन 1st April X1 मीन्स दैट फ्रॉम दैट डेट द डिवीजन हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. बरोबर है. यानी क्या, अगर डिवीजन को सेल करना है तो फिर उस केस में क्या मानेंगे, वो उसको बेचना है तो फिर हेल्ड फॉर सेल मानेंगे ना. तो उस डेट से हम हेल्ड फॉर सेल मान सकते हैं. द डिवीजन अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल. बरोबर है. डिवीजन इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल है. ध्यान रखो Ind AS 105 में अपने को दो कंडीशन भूलना नहीं है. इज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड एट रीजनेबल प्राइस एंड द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट द असेट्स ऑफ द डिवीजन विल बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. तो वही है, हम जब कोई भी असेट को हेल्ड फॉर सेल में डालते हैं तो पहले हम देखते हैं कि सेल इमीडिएटली अवेलेबल है, मतलब जो भी असेट्स है वो इमीडिएटली अवेलेबल है या नहीं, एंड सेल इज मस्ट बी हाईली प्रोबेबल. ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गए तो फिर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद क्या देखते हैं कि मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर में हम क्लासिफाई करेंगे. वही चीज बोल रहे हैं. देखो the consequences of this classification is that the asset of the division will be measured at lower of existing carrying amounts or fair value less cost to sell. Here the division shall measure it at existing carrying amount. कितना है, 30,60,000 जो भी है क्वेश्चन में दिया ही है, since fair value less cost to sell ज्यादा है. ठीक है. The increase in the expected selling price will not be accounted for the since earlier there was no impairment loss in the division. ये वाला भी चीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों सर, बताता. नॉर्मली अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि असेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम होता था, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता था, तो उन दोनों के बीच में क्या आता था, उन दोनों के बीच में इंपेयरमेंट लॉस रहता था. तो इंपेयरमेंट लॉस हम रेकग्नाइज करते थे. सब्सिक्वेंटली अगर इंक्रीज रहेगा तो जितना हमने इंपेयरमेंट लॉस रेकग्नाइज किया था उतना हम रिवर्स कर देते थे.
बरोबर, यही मेरा नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर समझो सर हो सकता है ना कि मेरा कैरिंग अमाउंट इज लेस एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा है, हो सकता है, तो जब उस केस में क्या करना चाहिए, कैरिंग अमाउंट में रिकॉग्नाइज कर लो हेल्ड फॉर सेल। तो इस केस में कोई भी इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो सब्सिक्वेंटली अगर इंक्रीज है असेट में, असेट के वैल्यू में अगर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज है तो उसको भी हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया था। समझ रहे हो? राइट, ठीक है, ओके सर। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो फिर से बताता हूँ, हियर द डिवीजन शैल बी मेजर्ड एट द एक्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट दैट इज 30,60,000 सिंस इट इज लेस देन द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दैट इज 32 लाख। द इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड, द इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है would not be accounted for since the earlier there was no impairment loss to the division as held for sale. The asset of the division need to be represented separately from the other assets in the balance sheet. यानी क्या, this is nothing but the presentation वाला part. यानी क्या, अगर हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं हम तो उस केस में हम क्या करते हैं, असेट हेल्ड फॉर सेल एक सेपरेट हेडिंग में दिखाते हैं, बरोबर है ना, पीपीई में नहीं दिखाते हैं, हम दिखाते हैं सेपरेट हेडिंग में, दैट इज हेल्ड फॉर सेल के इसमें। ओके, द मेजर क्लासेस शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड ईदर ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट और इन द नोट्स। यानी मेजर पार्ट्स, यानी हेल्ड फॉर सेल है, डिस्पोजल ग्रुप है, डिस्पोजल ग्रुप में मल्टीपल एसेट्स रहेंगे, बट उसमें से मेजर जो है वो मेजर अपने को या तो बैलेंस शीट के फेस में दिखाएंगे या फिर नोट्स में दिखा सकते हैं। ओके, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल नॉट बी डिप्रिशिएटेड आफ्टर 1st April X1, so its carrying amount as on 30th June will be 20 lakhs only। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल वाला चीज है ना यार, दिस इज नथिंग बट द पीपीई एक बार हेल्ड फॉर सेल में गया तो फिर उस केस में सब्सिक्वेंटली डिप्रिशिएट नहीं होता है। द इन्वेंटरीज ऑफ द डिवीजन विल बी शोन एट 9 lakhs। क्यों? क्योंकि 105 नहीं लगता है। द डिवीजन विल बी रिगार्डेड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th June X1। इट रिप्रेजेंट अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस एंड हैज हेल्ड फॉर सेल एट द ईयर एंड। The statement of profit and loss account should disclose as a single amount the post-tax profit or loss of the division on the classification as held for sale. Further, as per Ind AS 33, EPS will also be disclosed separately for the discontinuing operation। ये दोनों जो है ना, ये वाला statement है, this is statement is nothing but वो अपना presentation वाला है ना, उसके related है, और ये EPS के related है। EPS में भी एक discontinued operation का देखेंगे हम, राइट, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का हम ईपीएस भी कंप्यूट करते हैं, तो सिमिलरली वही बता रहा है। तो मैंने जो प्रोसेस बताया था वही है, एक सबसे पहला चीज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कैरिंग अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर में करेंगे, फिर उसके बाद इंपेयरमेंट वाला प्रोविजंस। थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला ये था कि सब्सिक्वेंटली जो पीपी है वो डिप्रिशिएट नहीं करेंगे, राइट। फिर फोर्थ वाला मेजरमेंट वाला पार्ट, जहां पे पीपी जो है ना वो सब्सिक्वेंटली डिप्रिशिएशन में होगा, इन्वेंट्री जो है वो इंड AS 2 के हिसाब से होगा, और बाकी का जो भी है गुडविल, अगर इंपेयरमेंट लॉस रहता तो गुडविल से सेट ऑफ हो जाता था। लास्ट में उसका जो प्रेजेंटेशन है वो वाला पार्ट बताया था। तो दिस क्वेश्चन इज मस्ट डू क्वेश्चन, और करके ही जाना चाहिए। चलो अपने पास और भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और भी क्वेश्चन है अपन वो आराम से कर लेते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, इसको भी तुम्हें LDR मार्क कर देना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज देखा था, क्या चीज देखा था? हमने देखा था सर कि कोई भी असेट है, कोई भी असेट हेल्ड फॉर सेल मान रहे हैं तो फिर उसको विद इन अ ईयर हम बेचना चाहिए, बरोबर। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मोर देन 1 ईयर के एक्सेप्शन है, जब जो सेलर है उसके पास रीजनेबल कॉजेस है, यानी क्या, जो भी वो रीजंस बता रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि 1 ईयर का एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। अच्छा सर ठीक है, बट अब जब हेल्ड फॉर सेल के टाइम पे आ जाएगा, आज के दिन अगर मुझे बुक्स में बताना है तो फिर वो कौन से वैल्यू में दिखाऊंगा, राइट। तो हेल्ड फॉर सेल का कॉस्ट टू सेल भी रहेगा, राइट, ये मेजरली कॉस्ट टू सेल के रिलेटेड है। कॉस्ट टू सेल अगर 1 साल बाद मुझे 100 रुपए लगने वाला है, 1 साल बाद 100 रुपए लगने वाले हैं, तो उसको क्या है, मोर देन 1 ईयर जा रहा है, विद इन 1 ईयर रहता तो डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं आता है, बट मोर देन 1 ईयर जा रहा है, तो फिर इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे टू पीवी, बस ये डिस्काउंटेड जो भी है वो दिखा देंगे। तो आ जाओ, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आ जाओ देखते हैं। कंपनी एक्स has identified one of its division disposal group to be sold at a prospective buyer and the board has approved the plan to sell the division on 30th September X1। तो 30th September X1 को इसको बेच देंगे। The sale is expected to be completed after 1 year but it still qualifies to be held for sale। 1 साल के बाद होगा, बट इसका जो है ना हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन वाला पार्ट है वो ले लिया। कॉस्ट टू सेल द डिवीजन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 crores। अब यहाँ पे जो है ना, ये देखो ये चीज बोला है, ये बोल रहा है कि ये जो है इंकर होगा इन मार्च X3 को, मार्च X3 में इंकर होगा ये कॉस्ट टू सेलिंग। द फेयर वैल्यू ऑफ द डिवीजन
is 400 crore on 30th September X1 and 31st March X2 and the carrying value is 500 crore. How much the division should be measured as per Ind AS 105? कौन से डेट में 30th के ऊपर और 31st के टाइम पे, तुम बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी हम क्लासिफाई करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हम कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है ना, वो कॉस्ट टू सेल हम जो भी कॉस्ट है वो इनकर करेंगे मार्च X3 को। जब मार्च X3 को करेंगे आज के दिन पे तो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा ना यार, आज के दिन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में इनकर होने वाला है और एक साल बाद इनकर होने वाला है, राइट। तो उसके लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है क्या मुझे? यस, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है यहाँ पे 1 ईयर का 0.09 और 1.5 ईयर का 0.867। यस, तो 30th सितंबर का देख लो एक बार। 30th सितंबर को अगर देखोगे ना तो 31st मार्च X3 कितना दूर है, कितना दूर है सर? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो है ना 1.5 ईयर का दूरी है, 1.5 साल का, बरोबर है ना? हाँ 1.5 साल का, ये कितना है? 1.5 साल का दूरी है, बरोबर। तो 1.5 साल का दूरी है, तो आज के दिन अगर मुझे बैलेंस शीट में हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करना है तो फिर मुझे कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यानी फेयर वैल्यू तो मुझे पता है, फेयर वैल्यू ऑफ द डिवीजन इज 400 करोड़ एज ऑन 30th सितंबर X1। तो 30th सितंबर X1 को 400 करोड़ है इसका फेयर वैल्यू। लेस कॉस्ट टू सेल कितना रहेगा? लेस कॉस्ट टू सेल मैं इनकर करूंगा 10 करोड़, बट वो तो X3 को इनकर करूंगा, बट आज के दिन का वैल्यू चाहिए तो डिस्काउंट करूंगा। तो 1.5 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है कि यस सर दिया है 0.867, ठीक है। तो 867 से करोगे तो यहाँ पे अराउंड आई गेस 8.67 आ जाएगा, तो इसको लेस कर दो, तुम्हारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा। देखो 30th सितंबर को फेयर वैल्यू है 400 करोड़, पीवी ऑफ सेलिंग कॉस्ट आके 8.67, तो मेरा टोटल आ जाएगा 391.33। तो यहाँ पे हम तुम बताओगे कि यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट है 500 करोड़ का और मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 133 करोड़। तो फिर उस केस में जो भी लोअर है उसके हिसाब से करेंगे। और फिर उसके बाद देखोगे 31st मार्च X2 के केस में कितना दूर है मेरा कॉस्ट टू सेल? 1 साल दूर है, तो 1 साल दूर का कितना है 0.909। तो सेम 400 करोड़ उसका फेयर वैल्यू है। यस सर, फेयर वैल्यू 400 करोड़। पीवी ऑफ कॉस्ट टू सेल कितना है 9.09। कैसा सर? 9.09, 10 करोड़ को डिस्काउंट किया 1 साल तक, तो ये इतना आ गया, तो मेरा टोटल इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, दिस वुड बी क्लासिफाइड। अभी सब्सिक्वेंटली क्या हुआ है, सब्सिक्वेंटली ये पीवी ऑफ कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हुआ है ना, तो ये जो दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, दिस टू डिफरेंस यानी क्या 9.09 और 8.67, इन दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट अनवाइंडिंग कॉस्ट। यानी सर नहीं समझा, अगर तुम क्या करोगे 8.67 को 10% से प्लस करोगे, मेरे हिसाब से 10% ही है ना अनवाइंडिंग कॉस्ट, हाँ, अगर 10% प्लस करोगे तुम्हारा 9.09 ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे as an unwinding cost. The increase in the cost to sell of division of 4.2 will be recognized in the profit and loss account as financing cost in accordance with Ind AS 105. सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक ही सिंपल सा चीज है। अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट 1 साल से बाद, 1 साल बाद हम इनकर करने वाले हैं तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट कर लेंगे टू दी करंट प्रेजेंट वैल्यू, और उसके हिसाब से हम हमारे बैलेंस शीट में उसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। एकदम सिंपल है, यस और नो? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रीड कर लो, होमवर्क में दे रहा हूं। क्यों सर? ये जो हम इनिशियली हेल्ड फॉर सेल वाला क्राइटेरिया देखा था ना कि सेल मस्ट बी इमीडिएटली अवेलेबल, यानी कि एसेट मस्ट बी इमीडिएटली अवेलेबल एंड सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल वाला पार्ट, उसके रिलेटेड बेसिस है, तो फिर उस केस में तुम एक बार रीड कर लो, वो हो जाएगा। मैंने इस पर्टिकुलर इंड एस में मैंने शायद से तुमने मार्क करवा के दिया है कि क्या क्या करना चाहिए। चलो ये एक क्वेश्चन है विच इज वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड अंडर केस स्टडी जो होता है ना, तुम्हें पता है अपने इसमें ना एक है एनालिसिस वाला ही कुछ चैप्टर है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनालिसिस वाला कुछ तो ऐसा ही है। तो उसमें जो है उसमें बहुत सारे केस स्टडीज है, यानी नहीं सर, उसमें क्या है ना, उसमें अलग अलग इंडेक्स का एक क्लब वर्जन ऑफ केस स्टडीज है जहां पे हमें केसेस सॉल्व करने होते हैं, राइट। जैसा 105 है, 16 है, इन दोनों को क्लब कर लिया, या 40 है, 16 है, इन दोनों को क्लब कर लिया, राइट। तो ऐसा केसेस है उसमें सॉल्व करने का, उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था May 23 में, विच वॉज 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो तुम्हें 105 का तुम्हें कंसेप्ट पता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये,
कंसेप्ट क्या है सर? वो वाला कंसेप्ट, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, सेकंड सेल मस्ट बी इमीडिएटली, असेट मस्ट बी इमीडिएटली अवेलेबल, राइट। और हम 105 में क्यों लेके आते हैं? क्योंकि यहाँ पे when we sell the asset we will get more value than using it in our business. तो ये this is the main reason that we are classifying the asset as held for sale. तो ये सारे कंडीशंस को पकड़ के ये क्वेश्चन बनाया है, और ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन रीड करते ही समझ में आ जाएगा। तो देखो आ जाओ रीड करते हैं। क्या है? Venus Limited has purchased on 1st April 2020 a PPE kit manufacturing of 12 lakhs. तो 12 लाख का इन्होंने PPE किट ले लिया। ओके, द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 8 years, 8 साल का इसका यूजफुल लाइफ है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द स्टेट एंड बेसिस, ठीक है। ऑन 30th September 2022 Venus Limited temporarily discontinues production at this said plant due to decline in the demand for PPE kits. तो PPE kits के जो डिमांड के कम होने की वजह से Venus Limited ने क्या किया? टेम्परली डिसकंटिन्यू कर दिया। However, the plant is maintained in a workable condition and it can be used in future whenever the demand picks up. ये देखो ये वाला जो वर्डिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वर्केबल कंडीशन में लगाया है, अगर डिमांड पिक हो गए तो फिर से हम प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो क्या इनका यहाँ पे इंटेंशन है क्या डिसकंटिन्यू करने का? बिल्कुल भी नहीं। डिमांड कम है उसके लिए उन्होंने स्टॉप कर दिया प्रोडक्शन, बरोबर है। अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो फिर से प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे इनका इंटेंशन डिसकंटिन्यू करने का है ही नहीं, तो इंड AS 105 का सवाल ही नहीं उठता। द अकाउंटेंट ऑफ Venus Limited decided to treat the plant as held for sale under Ind AS 105. तो अकाउंटेंट ने क्या सोचा? अकाउंटेंट ने ट्रीट कर दिया इसको एज हेल्ड फॉर सेल। जब तक सेल पिकअप नहीं होता तब तक क्या करेगा? हेल्ड फॉर सेल माना जा सकता है करके इसने बोला कि मैं हेल्ड फॉर सेल में क्राइटेरिया में क्लासिफाई कर दूंगा जब तक डिमांड पिक नहीं होता। क्या ये सही तरीका है? क्या बोलो तुम्हारे मन को। अगर ये बोलोगे सही तरीका तो फिर पक्का तुम CA फाइनल में फेल होने वाले हो। इसके लिए नहीं, क्योंकि बट देखो अभी तक कंसेप्ट क्या समझाया मैंने? अभी तक ये समझाया कि जो असेट को हमें हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करना है तो क्यों करेंगे हम? जब वो उसको सेल करूंगा तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा रादर देन यूजिंग। बट यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन यूज करने का है। इन्होंने बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया, वो छोटा सा ब्रेक के लिए हम इंड AS 105 में जाएंगे क्या? नहीं ना, समझ रहे हो तुम? तो ये जो अकाउंटेंट है ना, ये येड़ा है, ये गलत कर रहा है अकाउंटिंग। Thus she है ओके। Thus measures the plant at a lower of carrying amount in fair value less cost to sell. तो इसने वो मान के 105 मान के ये क्या कर रहा है? कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मान के इसने हेल्ड फॉर सेल में दिखा दिया। बिल्कुल गलत तरीका, बिल्कुल। She stopped charging depreciation for the rest of the period at the plant was held for sale. अच्छा, इसने क्लासिफाई किया तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना डेप्रिसिएशन। उसने पहला गलती किया, ये दूसरा गलती है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना छोड़ दिया। The fair value less cost to sell as on 30th September X2 as on 31st March 23 was 6.5 lakhs and 6 lakhs respectively. तो क्या हुआ है? इसका fair value less cost to sell दिया है। She performed the following working to determine the carrying amount of the plant and the initial classification. Purchase 12 लाख का किया था, right? 2.5 years का उसने 3.75 का depreciation charge किया। 8.25 is nothing but the carrying amount. Fair value less cost to sell as on 30th September is 6.75. तो कैरिंग अमाउंट इज लोअर, जो भी लोअर रहेगा उसको क्लासिफाई करेंगे। तो फिर उसने क्या किया? उसने इसको हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर दिया। चलो बढ़िया किया उसने, और उसका हेल्ड फॉर क्लासिफाई में कर दिया। तो डिस्कस whether the above accounting treatment made by discuss above accounting made by the accountant is as per the applicable Ind AS. If not, what should be the correct accounting treatment? Provide the balance sheet extract as on 31st March 23 together with the computation of carrying amount of PP as on 31st March. अपने को कब का पूछा है? अपने को पूछा है 31st March 2023। तो सबसे पहले चीज, क्या यहाँ पे अपना जो बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है क्या? पहले वो देख लेते हैं, बरोबर है ना। हम पहले क्या देखेंगे? Whether asset is available immediately for sale. Second, sale must be highly probable. एक तो सबसे पहले इन्होंने सिर्फ ब्रेक लिया है, ब्रेक लिया तो इन्होंने हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कैसा किया? पहली बात। सेकंड चीज, सेल होने का है ही नहीं यहाँ पे, मैनेजमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, बरोबर। सेकंड, ये बायर्स को भी नहीं ढूंढ रहे हैं। थर्ड, रीजनेबल प्राइस भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है यार। ये तो हेल्ड फॉर सेल होना ही नहीं चाहिए। तो किस में होना चाहिए सर? ये होना चाहिए इंड AS 16 में। इंड AS 16 में पीपीई का जो है ना वो करेंगे हम। पीपीई का नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना, उसके हिसाब से करेंगे। जैसे इसने कितना का परचेस किया था? 12 लाख का परचेस किया था, बरोबर। तो इसके ऊपर कितना साल का डेप्रिसिएशन उसने चार्ज किया? 2.5 इयर्स का। अपने को क्या पूछ रहा है? ये सितंबर में किया है ना, अपने को पूछ रहा है मार्च का, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, बरोबर। तो देखो 12
डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो कितना आएगा बताओ? 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4.5, बरोबर है, तो ये आ जाएगा 7.5। और एज ऑन 31 मार्च 2023 इसका जो है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? इसका है सर 6 लाख। 6 लाख फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्यों? क्योंकि अपने बुक्स में अपन ज्यादा दिख रहे हैं बट रिकवरेबल अमाउंट इज लेस, तो यहाँ पे 1.5 का इंपेयरमेंट लॉस करेंगे। इतना सिंपल अकाउंटिंग करना था उसका, बस यही करना था उसको। किसको? जो वीनस लिमिटेड में काम कर रही है ना बंदी, उसी को इतना ही करना था। पीपी लेना था 12, फिर 3 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसमें से लेस करना था। क्यों? क्योंकि कंपेयर करेंगे ना हम क्या इंपेयरमेंट हो रहा है कि नहीं। इंड AS 36 में इंपेयरमेंट टेस्ट याद करो। इंपेयरमेंट टेस्ट में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से हम देखते हैं कि वेदर देयर इज एनी इंपेयरमेंट लॉस। अगर इंपेयरमेंट होगा तो उस केस में हम इंपेयरमेंट रिकग्नाइज करते हैं, तो 1.5 का मेरे हिसाब से इंपेयरमेंट रिकग्नाइज होना चाहिए। तो आ जाओ, देखो वर्किंग एज ऑन 31 मार्च, परचेस प्राइस कितना? 12 लाख है। 3 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करो 4.5 लाख एंड 7 लाख 50 वुड बी माय कैरिंग अमाउंट। 6 लाख मेरा क्या है? 6 लाख इज माय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो 1 लाख 50 का मेरा इंपेयरमेंट लॉस आएगा। बैलेंस शीट में मेरा 6 लाख का दिखेगा। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्या? कुछ नहीं बोला है पैराग्राफ में, बोला है कि इंड AS 105 का कंडीशंस दिया है, 16 का कंडीशन दिया है, और उन दोनों को कंपेयर करके बोला है कि ये जो अकाउंटिंग किया है ना वो गलत है। देख लो, द ट्रीटमेंट ऑफ PPE किट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंड AS 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, 105 हेल्ड फॉर सेल क्या बोल रहा है? ऑपरेशन स्टेट्स दैट द एंटिटी शैल क्लासिफाई नॉन करंट एसेट एज हेल्ड फॉर सेल इफ इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू द सेल ट्रांजैक्शन रादर देन कंटिन्यूइंग लॉस। ठीक है, बरोबर है ना? यही हमारा मेन जो है ना करता धरता अपना जो है ना, वो जो मेन लाइन होता है ना कोट, वही है कि प्रिंसिपली थ्रू सेल ट्रांजैक्शन रादर देन कंटिन्यूइंग लॉस। फिर उसके बाद आगे बोल रहा है इंड AS 105 स्टेट्स दैट for this to be case, the asset must be available for immediate sale and its present condition to the terms that are usually customary for the sale of such assets, and its sale must be highly probable. Thus, an asset cannot be classified as non-current asset as held for sale if the entity intends to sell it in the distant future. यानी क्या? asset immediately available होना चाहिए और sale must be highly probable, दोनों भी अगर condition satisfy नहीं होगा तो हम held for sale में classify नहीं करेंगे। Ind AS 105 states that for the sale highly probable, the appropriate level of management to be committed for the sale to the sale of the plan to sell the asset and an active program to locate the buyer and complete the plan must have been initiated. Further, the asset must be actively marketed for the sale at the price that are considered reasonable in the relation to the current fair value. In addition, the sale should be expected to qualify the recognition as completed sale within 1 year from the date. मतलब वही conditions है। अब यहाँ पे आते हैं ये जो अपने जो हीरोइन है ना वीनस लिमिटेड की हीरोइन, उसने क्या क्या देखेंगे। गोइंग विद द गाइडेंस गिवन अबाउट, द अकाउंटेंट ऑफ वीनस लिमिटेड हैज ट्रीटेड द प्लांट एज held for sale and measured it fair value less cost to sell. Also, the depreciation has not been charged thereon since the date of classification is held for sale, which is not correct and not in accordance with Ind AS 105. क्या बोल रहे हैं सिंपली कि ये गलत अकाउंटिंग की है। अकॉर्डिंगली द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड नीदर बी ट्रीटेड एज अबैंडन एसेट और हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपली जो इसका वैल्यू है ना वो डिराइव करेंगे टू द कंटिन्यूइंग यूज इन द बिजनेस। वीनस लिमिटेड शुड नॉट स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन और ट्रीट द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूइंग यूज रादर देन यूज टू द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। तो ये पूरा बताया और हमने देख लिया ये। होप सो दिस इज क्लियर, क्वेश्चन अच्छा है और तुम्हें ये LDR मार्क करके देख के आ जाना चाहिए, देख के चला जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, yes sir, if you are satisfied then may be satisfied. I have completed all the questions from the RTPs, MTPs and अपना जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है एंड इलस्ट्रेशन है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बचता है सबसे लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है सर? प्रेजेंटेशन पार्ट। क्या है? प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसा होगा? किसका सर? एसेट हेल्ड फॉर सेल का या डिस्पोजल ग्रुप का, इन दोनों का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? एसेट हेल्ड फॉर सेल का मैंने ऑलरेडी बताया। कहाँ बताया? यहाँ पे बताया, देखो आ जाओ। एसेट हेल्ड फॉर सेल का प्रेजेंटेशन यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। तुमने क्या करना है, जो भी एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसको सेपरेटली तुम क्या करोगे? एसेट हेल्ड फॉर सेल में दिखाओगे। सिंपल, यस सर। सेपरेटली दिखा दोगे और सेपरेटली दिखाने के बाद जब सेल हो जाएगा उसको हटा दोगे फ्रॉम द एसेट हेल्ड फॉर सेल। दिस इज इंडिविजुअल एसेट। सर डिस्पोजल ग्रुप का भी सेम करेंगे हम, सेपरेट क्लासिफिकेशन बताएंगे एसेट हेल्ड फॉर सेल में। ठीक है, तो सेपरेटली उसको बता देंगे
और उसका जो मेजर कंपोनेंट्स है वो या तो बैलेंस शीट के फेस पे या तो फिर हम सेपरेटली उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे कि ये डिस्पोजल ग्रुप में इतने इतने असेट्स हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक डिस्पोजल ग्रुप है। अब डिस्पोजल ग्रुप को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो ये मेरा असेट्स है, ये मेरा करंट असेट्स है, बरोबर। अब आ जाएगा मेरा असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, देखो सेपरेटली दिखाया है, सेपरेटली दिखाया है, ठीक है, ओके सर। और एक और चीज देखोगे ना, मेरा ईयर्स भी देखो, x1 x2 x2 x3, ठीक है। अगर कंपैरेटिव ईयर में अगर मेरा हेल्ड फॉर सेल है तो कंपैरेटिव ईयर में दिखाना पड़ेगा, करंट ईयर पे नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 8000 कंपैरेटिव ईयर में था, करंट ईयर में नहीं है तो उसको हटा दिया। क्या सर करंट ईयर में है और प्रीवियस ईयर में नहीं है तो करंट ईयर में दिखाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर को रिस्टेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये हेल्ड फॉर सेल करंट ईयर में आया, प्रीवियस ईयर को क्यों रिस्टेट करेंगे, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में जीरो आएगा हेल्ड फॉर सेल में, और करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दिखाएंगे, ठीक है। और अगर समझो हेल्ड फॉर सेल का असेट्स यहाँ पे दिखा है, ठीक है, असेट्स दिखा है, सर लाइबिलिटीज भी तो दिखाना पड़ेगा, क्या उसको नेट ऑफ कर सकते हैं क्या, लाइबिलिटीज असेट्स के साथ नेट ऑफ नहीं कर सकते हैं हेल्ड फॉर सेल के केस में। तो लाइबिलिटीज सेपरेट ही करेंगे और असेट्स को सेपरेट करेंगे, असेट्स सेपरेटली लाइबिलिटीज सेपरेटली। तो असेट्स को सेपरेटली दिखाया और मेरा लाइबिलिटीज को भी सेपरेटली दिखाऊंगा। देखो ये ना लाइन, ये वाला देखो, लाइबिलिटीज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द असेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, और उसके रिलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव ओसीए इनकम वगैरह कुछ रहेगा तो फिर उस केस में उसको भी अलग सेपरेटली दिखा देंगे। यानी क्या, हर एक चीज इसको सेपरेटली ही प्रेजेंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ हेल्ड फॉर सेल। तो असेट्स को सेपरेटली करो, लाइबिलिटीज को सेपरेटली करो, ठीक है। फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ऑलरेडी बता दिया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, सेपरेटली दिखाते हैं, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेट और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का सेपरेट। क्यों सर, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस अलग से कंप्यूट होता है एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस सेपरेटली कंप्यूट होता है। दिस इज द पार्ट wherein we have to understand the presentation वाला पार्ट। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया, यस सर। अगर प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, चेंजेस टू द प्लान ऑफ सेल। अगर समझो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, अगर हमने क्या किया है, हमने सोचा है कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन करना चाहते हैं और पूरा कंडीशंस वगैरह कर दिया, पूरा हो गया, बट सब्सिक्वेंटली जाके लग रहा है नहीं यार ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं आना चाहिए। यानी क्या, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के लिए भी क्लासिफाई करने के लिए अपना जो इनिशियल कंडीशन है वो भूलना मत, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेकेंड वाला क्या था, प्रेजेंट कंडीशन में मिलना चाहिए। फिर उसके बाद फिर बाकी का जो कंडीशन है वो पूरा फुलफिल करना चाहिए, राइट। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर मान लो मुझे नहीं करना है क्लासिफाई, तो उस केस में क्या करेंगे सर, उस केस में तुम क्या करो, जो भी डिसकंटिन्यूड का ऑपरेशन वाला पार्ट है ना, वो कंपोनेंट को कंटिन्यू ऑपरेशन में कन्वर्ट कर लो और उसके हिसाब से तुम कंटिन्यू कर लो। देखो, if an entity ceases to classify a component of an entity as held for sale, the results of operation of the component of previously presented as should be reclassified and included in the income from the continuing operation for all the periods presented. The amounts of prior period should be described as having been represented. यानी क्या, प्रीवियस ईयर में अगर तुमने डिसकंटिन्यू किया है और करंट ईयर में तुमने क्या किया है, डिसकंटिन्यू से कंटिन्यूइंग लेके आया है, तो प्रीवियस ईयर का भी तुम्हें रिस्टेट करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर का भी रिस्टेटेड करके दिखाना पड़ेगा। ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के केस में, और पीएनएल स्पेसिफिक है ये, यानी कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो इनकम आएगा सेम हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से भी निकालेंगे, सब्सिक्वेंटली वो कंटिन्यूइंग में हो गया। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग में हो गया है ना, उसका क्या करेंगे, उसका जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे कि कितना आया था, क्या आया था। प्रीवियस ईयर में तो डिसकंटिन्यूड में था, बट उसको कंटिन्यू में दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने प्लान चेंज करा है। तो रिस्टेटेड एक डिस्क्लोजर दे देंगे कि जो प्रीवियस अमाउंट है वो रिस्टेटेड है करके, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। इसमें मैंने एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करवाया है, वो एलडीआर क्वेश्चंस करके जाओ, तुम्हारा हो जाएगा। कौन सा एक डिस्क्लोजर वाला पार्ट, एक डिस्पोजल ग्रुप को जैसा हमें हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करना है, जिसमें हमने दो किया था, एक ऑन दी हेल्ड फॉर सेल, एक तो रिपोर्टिंग डेट में किया था और एक हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल डेट पहला आएगा, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग डेट आएगा, तो कैसा उसको क्लासिफाई करना है वो वाला क्वेश्चन, और नॉर्मल जो डिस्पोजल ग्रुप का क्वेश्चन है वो वाला। ये तीन टाइप के क्वेश्चन करके जाओगे तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में और कुछ भी है नहीं, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टूड दिस स्टैंडर्ड। इसका रिवीजन लेक्चर लाऊंगा, इसका रिवीजन लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, और विद द क्वेश्चन, तो ताकि तुम्हें फटाफट रिवाइज कर सके, ठीक है। होप सो यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। सब समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर यू कैन लीव द कमेंट, आई विल रीच बैक टू यू, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी तुम पोस्ट कर सकते हो, आई विल रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल।